डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हमने ओवर किया था लास्ट। उनकी एक्सरसाइज आपको स्टैटिस्टिक्स नोटबुक में लिखने के लिए बोला था, तो आपने लिख दिया होगा। नाउ फ्रॉम टुडे, आज से हम ये 11th आपका जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का, उनमें स्टैटिस्टिक्स में मैंने 3 वर्ड्स दिए थे। सबसे पहले कलेक्शन, फिर टेबुलेशन एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन। तो उसी हिसाब से आपका सिलेबस है। तो आपने वो जो फर्स्ट वर्ड कलेक्शन था वो वर्ड का यूज़ कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर आपने स्टडी कर दिया है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा फॉर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कौन सी मेथड यूज़ होती है, उनके मीनिंग, इलस्ट्रेशन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, वो सब देखा। अब वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो यहाँ पर अब हम उनका एनालिसिस करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो सेकंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये जो सेकंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उनका कई वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजा है, उनकी लिंक यूट्यूब की, वो आपने देखी होगी और वो आपने उनका मीनिंग भी फाइंड किया होगा और लर्न किया होगा, तो आपको मालूम होगा। हम सप्लीमेंट्री में देखें तो व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और डेटा प्रेजेंटेशन में क्या करना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें डेटा को, वो जो फर्स्ट चैप्टर में कलेक्ट किया हुआ है, वो डेटा को यहाँ पर सबसे पहले टेबुलेटेड फॉर्म में क्लासिफाइड करना है और उनको बाय डायग्राम रिप्रेजेंट भी हम कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें इसी चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहले ये जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, सम वर्ड्स आर देयर। फर्स्ट वी नो द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन और मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज वेरिएबल। आप लोगों ने 8th, 9th, 10th में वेरिएबल का स्टडी किया है। वेरिएबल मीन्स द वैल्यूज विच इज वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कोई क्वांटिटी होगी जो यूनिट टू यूनिट वेरीज होती है, चेंज होती है, तो उनको हम वेरिएबल कहेंगे। एज एग्जाम्पल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। हर एक फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली चेंज होगा तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी चेंज होगा, वेरीज होगी यूनिट टू यूनिट वो क्वांटिटी, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। नंबर ऑफ मेंबर्स पर फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, देन आफ्टर हाइट ऑफ द स्टूडेंट, या तो हाइट ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन, सैलरी ऑफ वर्कर्स, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल। क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में जो वैल्यूज़ है वो यूनिट टू यूनिट वेरीज होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। आपको दूसरा वर्ड आता था कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल में वैल्यूज़ चेंज होती है, कांस्टेंट में चेंज नहीं होती है। आप कांस्टेंट को के से, या तो मोस्ट पॉपुलर कांस्टेंट इज पाई। पाई मीन्स 22/7 या तो 3.14। पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पर हमें लेना है वेरिएबल, तो उनका अपोजिट जिनकी वैल्यूज चेंज होती है। दूसरा वर्ड है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल को आप
नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर एट्रीब्यूट को आप नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो द वैल्यू विच डज नॉट मेजर्ड बट डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जिनको आप मेजर नहीं कर सकते मगर डिस्क्राइब कर सकते हो, उनको क्या कहेंगे हम? एट्रीब्यूट। एज एग्जाम्पल रिलीजियन। तो रिलीजियन को आप नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप किसी को ऐसा नहीं पूछ सकते कि आपका रिलीजन कितना है, और वो आंसर अगर देगा कि मेरा रिलीजन 5 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिलीजन को आप मेजर नहीं कर सकते, डिस्क्राइब कर सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एट्सेट्रा। सिमिलरली मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डिसीज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, तो ये सब एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि आप नंबर में उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट? वेरिएबल का मीनिंग हमने देखा, वो मेजर कर सकते हैं हम। एट्रीब्यूट का डेफिनेशन और मीनिंग देखा, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट इज वेरिएबल शुड बी मेजर्ड वाइल एट्रीब्यूट्स डज नॉट, या तो शुड नॉट बी मेजर्ड, इट शुड बी अ डिस्क्राइब। ओके, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। अब जो वेरिएबल हमने देखा, तो वेरिएबल में और 2 टाइप के वेरिएबल हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उनका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट में सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटरवल चूज करते हैं। ये जो 3 बाबत है, 3 थिंग्स है, उनको याद रखना है फॉर डेफिनेशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स, बोथ टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। ओपन इंटरवल ए टू बी, ए लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू आर। ओपन इंटरवल ए टू बी मतलब ए एंड बी वहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ए एंड बी के बीच में जो वैल्यूज़ है, रियल नंबर्स है, वो वहाँ पर इंक्लूड है। ए लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से लेस है, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी रियल नंबर सेट आर में है। नाउ डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब द वेरिएबल विच एज्यूम्स ओनली फाइनाइट और काउंटेबल वैल्यूज फ्रॉम द ओपन इंटरवल ए टू बी, ए लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। The variable which assumes only finite or countable values from the open interval a to b, a less than b, a b belongs to r, then the variable is called discrete variable। ये जो ओपन इंटरवल है आपका, वो इंटरवल में से फाइनाइट या तो काउंटेबल वैल्यू अगर वो वेरिएबल एज्यूम करता है तो वो वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। काउंटेबल, एज एग्जाम्पल हमने इंटरवल सिलेक्ट किया 10 to 20, तो 10 to 20 में से फाइनाइट और काउंटेबल वैल्यू मीन्स 10 and 20 के बीच में काउंटेबल या फाइनाइट वैल्यूज कौन सी आएगी? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 काउंटेबल है। फाइनाइट है तो वो वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। एज एग्जाम्पल डिस्क्रीट वेरिएबल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। क्योंकि कोई फैमिली में 0 चाइल्ड है, 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी कि ये फैमिली में 3.7 चिल्ड्रन है, 4.1 है? नो,
वो कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता, वो फाइनाइट या काउंटेबल वैल्यू एज्यूम करता है। दैट्स वाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ मेंबर्स पर फैमिली विच इज़ ऑल्सो डिस्क्रीट। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड विच इज़ ऑल्सो डिस्क्रीट। तो ये सब जो एग्जाम्पल मैंने दिए आप लोगों को वो डिस्क्रीट का है। नाउ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल द वेरिएबल विच इज कैपेबल फॉर एज्यूमिंग एनी वैल्यू फ्रॉम द ओपन इंटरवल a to b, b belongs to r, a less than b, then it is called a continuous random variable. The variable which is capable for assuming any value from the open interval a to b, a b belongs to r, a less than b, then the variable is called continuous variable. ये इंटरवल में से कोई भी वैल्यू अगर वो एज्यूम करता है तो उनको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। सेम 10 to 20, तो 10 to 20 में से 10 and 20 के बीच में से कोई भी वैल्यू अगर वो एज्यूम करता है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो 10 and 20 के बीच में रियल नंबर्स बहुत सारी होगी और वो बहुत सारी जो वैल्यूज़ एज्यूम कर रहा है वेरिएबल, तो उनको क्या कहेंगे हम? कंटिन्यूअस। एज एग्जाम्पल कि हम वेट का एग्जाम्पल ले, वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो उनके लिए अगर हम इंटरवल सिलेक्ट करें 50 to 60, मीन्स वेट जो है वो 50 से ज़्यादा एंड 60 से कम, तो 50 and 60 के बीच में कोई भी वैल्यू वो एज्यूम कर सकता है, तो वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि वेट तो आपका पॉइंट में भी होगा। 55 kg है, 52.7 kg है, 57.9 kg है, वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। सिमिलरली हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो वो भी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। एज ऑफ द स्टूडेंट, सैलरी ऑफ द वर्कर्स, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, तो ये दोनों की डेफिनेशन हुई डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। फाइनाइट वैल्यूज़ अगर एज्यूम कर रहा है तो डिस्क्रीट होगा, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा। और दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक आपको हिंट या तो टिप दे रहा हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो एग्जाम्पल आपको जो दिया हुआ है वो डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है। अगर कोई भी एग्जाम्पल में यूनिट का अगर यूज होता है तो इट इज़ कंटिन्यूअस, यूनिट का यूज नहीं होता है तो वो डिस्क्रीट। एज एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया है कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट यूनिट यूज होगा कौन सा? सेंटीमीटर, तो कौन सा होगा वो? कंटिन्यूअस। वेट तो केजी, कंटिन्यूअस। सैलरी ऑफ वर्कर्स, वहाँ पर भी यूनिट यूज होगा रुपीस, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस। मगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली कोई यूनिट नहीं, नंबर ऑफ मेंबर्स पर फैमिली नो यूनिट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड नो यूनिट, तो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये दोनों का मीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ डिस्क्रीट एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूअस। नाउ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करना है? तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो डेटा कलेक्शन किया है वो इट इज़ कॉल्ड अनग्रुप डेटा, वो आपका अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा मतलब रो डेटा, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन करना है? तो आपके पास अगर अनग्रुप और रो डेटा होगा तो आप उनको अगर क्लासिफाइड नहीं करेंगे और अगर आपको कोई उनके बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इमीडिएटली उनका आंसर नहीं दे सकते। एज एग्जांपल कि कोई एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, अब 60 स्टूडेंट्स का मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कलेक्ट किया। 10th स्टैंडर्ड में ये पर्टिकुलर वो जो क्लास है 60 स्टूडेंट का, वो क्लास में सभी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के कितने मार्क्स हैं उनका डेटा मैंने कलेक्ट किया। तो मेरे पास 60 ऑब्जर्वेशंस होगा और वो 60 ऑब्जर्वेशंस रो फॉर्म में होगा।
अगर कोई मुझे आके ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने रखता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स मोर देन 70 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास रो डेटा है तो मैं उनका आंसर इमीडिएटली नहीं दे सकूँगा। इमीडिएटली नहीं दे सकूँगा मतलब मुझे काउंट करना पड़ेगा। 70 से अबव, किसी का 72 है, 74 है, 80, तो वो रो में मुझे 1 बाय 1 रिफ़र करके फिर मैं बता सकता हूँ कि 70 अब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो वहाँ पर मैं इमीडिएटली आंसर नहीं दे सकता, मगर उसी डेटा को दिस टाइप ऑफ क्लासेस में डिवाइड कर दूँ, 0 to 10 मार्क्स, 0 to 10 तक कितने स्टूडेंट का मार्क्स है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग देयर मार्क्स मोर देन 70, तो मोर देन 70 मतलब ये और उनके बाद के 2 क्लास, तो 1, 2, 3 क्लास में जो स्टूडेंट्स होगा उनका सम करके मैं डायरेक्टली इमीडिएटली आंसर दे सकता हूँ। तो ये जो क्लास बनाया उनको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, तो इमीडिएटली आप आंसर दे सकते हो। फिर क्लासिफिकेशन करके आप देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स, तो वो स्टैटिस्टिकल मेजर्स आप रो डेटा से फाइंड कर सकते हैं, और अगर आप क्लासिफाइड डेटा से फाइंड करोगे तो वो इजी होगा। रो डेटा से थोड़ा हार्ड होगा, क्लासिफाइड डेटा से आप इजीली स्टैटिस्टिकल मेजर्स फाइंड कर सकते हो। फिर अगर 2 और मोर देन 2 डेटा सेट्स की कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन भी आप क्लासिफिकेशन से इजीली कर सकते हो। आपका जो रो डेटा है उनको एट्रैक्टिव मैनर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। 2 जो डेटा है उनको पास में रख के आप दोनों की कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स या तो एडवांटेजेस के लिए आपको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। अब क्लासिफिकेशन 2 टाइप का है, क्योंकि हमारे 2 टाइप के डेटा है। वो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव को आप न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हो। न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है वो आपको मालूम है, फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया है। द डेटा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा, एंड द डेटा विच इज़ not measured but described by attributes or qualitative variable, then the data is qualitative data। न्यूमेरिकल में कौन सा आएगा, तो हाइट, वेट, एज, सैलरी, टेम्परेचर, तो ये सब न्यूमेरिकल है। क्वालिटेटिव में रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, तो ये सब क्वालिटेटिव में आएगा। तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा का भी क्लासिफिकेशन करना है एंड क्वालिटेटिव डेटा का भी क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन के 2 टाइप आएंगे। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, एंड सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा का आपको क्लासिफिकेशन करना है। 1 बाय 1 हम लेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे, बाद में क्वालिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल डेटा है उनका क्लासिफिकेशन में फिर से 2 टाइप आएंगे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। एंड क्वालिटेटिव में वो क्वालिटेटिव वेरिएबल वाइज आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को आज मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेरिएबल, उनके 2 टाइप, एट्रीब्यूट, फिर क्लासिफिकेशन क्यों करना है, एंड क्लासिफिकेशन करने के बाद कौन से 2 टाइप का है और उनका कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा।
ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ओके, तो आज यहाँ तक हम रखेंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट सेशन में हम क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। ओके, और वो साथ में दूसरे वीडियोस वो आपको भेजे हैं, वो भी आपको स्टडी करना है, वहाँ से देखना है, वो भी वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करना है। ओके, थैंक यू।